नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिस्ट्री क्रिएटर में। चलिए कल हम लोगों ने देखा था राजनीतिक जीवन को, ठीक है। तो आज हम लोग देखेंगे उसी का आगे पाठ को बढ़ाते हुए वैदिक कालीन के सामाजिक जीवन को। सामाजिक जीवन में भी उसी तरह देखेंगे। ऋग वैदिक काल को पहले देखेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे उत्तर वैदिक काल को। चलिए ऋग वैदिक काल को देखेंगे। ऋग वैदिक काल का टाइम पीरियड कितना है? तो 1500 से 1000 के बीच में है। ये तो आपको याद होगा। चलिए 3, 4, 5 सेगमेंट में बांट के देखेंगे इसको। एक परिवार देखेंगे, वर्ण व्यवस्था देखेंगे, स्त्रियों की दशा देखेंगे, फिर खान पान, उसके बाद रहन सहन और लास्ट में देखेंगे मनोरंजन। यही पार्ट होता है समाज में। परिवार हो जाएगा, वर्ण व्यवस्था हो जाएगा, कैसे क्या जाति थी क्या जाति नहीं थी, फिर स्त्रियों की दशा, खान पान, रहन सहन और मनोरंजन। चलिए जल्दी जल्दी देख लेते हैं इसको कि क्या क्या था उसमें। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका जैसे कि मेंस राइटिंग के लिए होता है कि पूछ देगा कि वैदिक कालीन के ऋग, ऐसे सीधे क्वेश्चन आ सकता है, ऋग वैदिक कालीन के सामाजिक जीवन पर वर्णन कीजिए। तो आप इतना पार्ट जानते रहेंगे, इतना पार्ट लिखेंगे तो आपको सफिशिएंट नंबर मिल जाएगा आराम से, ठीक है। तो ये जनरल कंपटीशन के लिए इसमें से वर्ड पूछे जाते हैं, और जो डिस्क्रिप्टिव यदि है तो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। चलिए इसमें सबसे पहले देख लेते हैं परिवार। परिवार में क्या था कि परिवार में उस समय ऋग वैदिक कालीन में परिवार संयुक्त रूप से होता था। परिवार में एकदम संयुक्त रूप से, वो संयुक्त रूप में मतलब कि 4-4 पीढ़ी या 3-3, 4-4 पीढ़ी तक लोग एक ही जगह रह रहे हैं। और वो भी मातृपक्ष का मतलब कि जो मम्मी की तरफ से नाना नानी को होते हैं ना, मम्मी की तरफ से नाना मामा मौसी, ये सब मातृपक्ष के और पितृपक्ष के एक ही साथ में रहते थे। पापा के यहाँ को देखेंगे तो बुआ हो गई, चाचा चाची, फिर दादा दादी। तो ये सब सभी लोग मिलके कहाँ रह रहे हैं? तो एक ही जगह रह रहे हैं। मामा का यानी कि ममेरा हो जाएगा, फूफा फूफा, चाचा का फुफेरा हो जाएगा, फिर चचेरा हो गया। इन सब का एक वर्ड मिलता है नृत्य। क्या मिलता है? तो वर्ड में यदि नृत्य देखेंगे तो आप लोग क्या समझेंगे? ममेरा समझिएगा, फुफेरा, चचेरा, ये संबंध समझिएगा, ठीक है। तो परिवार में क्या था? तो परिवार में यहाँ पर देखेंगे तो संयुक्त परिवार था, ठीक है। संयुक्त परिवार में मातृपक्ष और पितृपक्ष के दोनों साथ ही में रहते थे। चलिए अब और आगे देखेंगे और पूछेंगे कि माने कि मात्रात्मक समाज था कि या पितरात्मक। तो एक तरह से कहेंगे ये पितरात्मक समाज था, यानी कि पिता का ज़्यादा बोलबाला था। यानी कि पिता का जो बोलबाला था वो बहुत हद तक आगे था इसमें। जैसे कि अजीगर्त को उसके पिता शुंग सेठ ने 100 गायों के बदले अपने बेटे को ही बेच दिए थे। देख रहे हैं शुंग सेठ को। और इसमें मिलता है कि जो 100 गाय के बदले में किसको बेच दिए हैं? तो ये अजीगर्त को बेच दिए। फिर एक जुआरी था त्राजास्व एक जुआरी है, जुआरी का नाम है ये। तो ये जुआरी क्या करता है कि अपने पुत्रों को ही जुआ में हार गया। देख रहे हैं पुत्रों को ही, मतलब कि पिता का इतना दबदबा है कि अपने पुत्र को भी जुआ में हार जा रहे हैं। पुत्र को 100 गांव के बदले में बेच दे रहे हैं। फिर विश्वामित्र जो ऋषि थे, विश्वामित्र ऋषि को जानते ही होंगे, बहुत क्रोधित ऋषि थे। इन्होंने सीधे कह दिया कि 50 अपने पुत्रों को कि तुम लोग घर से निकल जाओ। तो वो लोग घर से नीचे जाना पड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कौन सा समाज है? यानी पितरात्मक, यानी पिता की बातों का, वचनों का बहुत अच्छे तरीके से पालन किया जा रहा है यहाँ पे। तो एक तरह से कहेंगे कि पितरात्मक समाज था। और जो परिवार था वो कैसा था? तो संयुक्त परिवार था। चलिए परिवार समझ में आ गया होगा। अब आते हैं वर्ण व्यवस्था पे। वर्ण व्यवस्था में क्या था? तो एक गैर मतलब जो गोरे लोग थे उन्हें आर्य के रूप में देखा जा रहा था। और जो श्याम यानी कि श्याम थे, जो थोड़ा बहुत सांवले थे, उन्हें गैर आर्य या अनार्य के रूप में देखा जाता था। मतलब कि पूरा वो कंसेप्ट यही नहीं है, लेकिन लगभग यही मान के चला जाता था।
आर्य का मतलब था श्रेष्ठ। जो यहाँ पर श्रेष्ठ भी देख सकते हैं कि जो श्रेष्ठ लोग थे उन्हें आर्य बोला जाता था। जो कम श्रेष्ठ थे या सांवले होते थे उन्हें क्या बोला जाता था, तो गैर आर्य या अनार्य बोला जाता था। उस समय का जो वर्ण का चयन था ना, तो वर्ण का चयन ये कर्मों के आधार पे था। कर्मों के आधार पर, जैसे कि एक उपनिषद में देखेंगे तो वो कहेगा कि मेरी माता है तो वो आटे के चक्की का यानी कि जाता पीसती हैं, मेरे पिता शिक्षक हैं और मैं धोबी हूँ यानी कि कपड़ा धोता हूँ। तो एक तरह से देखेंगे तो चारों अपने अपने कर्मों के अनुसार बटे हुए हैं, लेकिन एक ही परिवार के हैं। तो वहाँ पे देखेंगे तो ये जातिगत वर्ण व्यवस्था नहीं थी, वहाँ पे व्यवस्था कर्मों के आधार पर थी। तो कर्म प्रधान थे वहाँ पे, ठीक है। और देखेंगे तो यहाँ पे ये ऋग्वेद में 10वें मंडल में आप लोग को बताए थे पुरुष सूक्त में, जो अभी हाल ही जोड़ा गया है। उसमें सिर ब्राह्मण को डिनोट करता है, भुजा क्षत्रिय को डिनोट करता है, जो पेट भरने के लिए वैश्य को डिनोट कर रहा है, पैर शूद्र को यानी कि सेवा करने के लिए है तो शूद्र को डिनोट करता है। तो वर्ण व्यवस्था में ये हो गया, ठीक है। वर्ण व्यवस्था में बताएंगे कि यहाँ पे कर्म प्रधान थे, न कि वर्ण। वर्णों से यहाँ पे लोगों को नहीं जाना जाता था कि किस वर्ण के हैं, कौन सा कार्य करते हैं। जैसे कि इस समय बढ़ई है तो बढ़ई का ये माइंड में आ जाता है कि नहीं, ये लकड़ी से फर्नीचर बनाएंगे, चौकी मेज़ बनाएंगे। जैसे कुम्हार है तो कुम्हार को कहेंगे कि ये बर्तन बनाएंगे, तो एक तरह से माइंड में आ जाता है। लेकिन उस समय ऐसी वर्ण व्यवस्था नहीं थी, ये कर्म प्रधान था। कोई भी कार्य कोई भी कर सकता है। चलिए तीसरा पर आ जाए। तीसरा पर देखते हैं स्त्रियों की स्थिति। स्त्रियों की स्थिति और स्त्रियों की दशा कैसा थी। तो स्त्रियों की इस समय दशा बहुत ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इसीलिए यूपीएससी में देखो बार बार यही पूछता है, बार बार यहाँ से क्वेश्चन उठाता है, क्योंकि स्त्रियों की दशा जितने भी इतिहास पढ़े हैं अभी तक, इस समय स्त्रियों की सर्वश्रेष्ठ दशा मानी गई है। जायदेस्तम एक उपनिषद है, उसमें बताया गया कि पत्नी ही घर है। क्या कहा गया है, पत्नी ही घर है, यानी कि घर में यदि पत्नी नहीं है तो घर को घर ही नहीं माना गया है। तो यानी कि पत्नी को यहाँ पे किसका दर्जा गया है, घर का। यानी कि एक तरह से गृहस्थ जीवन में सबसे ज़्यादा महत्व किसको दिया गया है, पत्नी को। उस समय की स्थिति में जैसे कि आज बहुत महिला सशक्तिकरण चलाते हैं, तो ये उस समय जो सभा होता था और समिति होती थी उसमें स्त्रियां भाग लेती थी। पता था ना, सभा में भाग लेते थे, सभापति कहा जाता है। तो उसमें भाग लेती थी, ठीक है। फिर युद्ध में भी भाग लेती थी, जबकि युद्ध में अभी भी भाग नहीं लेती हैं। समझिए कि इस समय भी इस समय से ज़्यादा उस समय एडवांस थे। बाल विवाह नहीं होते थे, अभी भी कई जगह पर बाल विवाह सुनाई देता है, जबकि उस समय बाल विवाह नहीं होते थे। विधवा विवाह होता था, जो यदि किसी का पति मर गया तो उसका शादी भी हो जाता था। अंतर्वर्णीय स्वेच्छा से विवाह होता था, यानी कि स्त्रियों की मर्जी पूछी जाती थी कि किससे शादी करना है किससे नहीं, ठीक है। तो ये यहाँ पे अंतर्वर्णीय मतलब कि दूसरे वहाँ पे जात था ही नहीं, जात का कॉन्सेप्ट ही नहीं था, तो वहाँ अंतर्वर्णीय विवाह होता था। फिर सती प्रथा का कोई साक्ष्य नहीं है, फिर पर्दा प्रथा भी नहीं है, तलाक का भी नहीं ऐसे मिलता है। बहुपत्नी प्रथा मिलती है कि एक लोग कई औरतों से शादी करते थे, तो उसी को कहा गया है बहुपत्नी प्रथा। तो ऋषि वगैरह में आपको आगे बताएंगे कि कौन से ऋषि की पत्नियाँ कितनी थी। फिर एक था नियोग प्रथा, ये कभी कभी पेपर में पूछ देता है कि नियोग प्रथा क्या था। तो जब स्त्री का यदि स्त्री का बच्चा नहीं हो रहा है तो ये कहा जाता था कि यदि पुरुष, उसका पति यदि नपुंसक है या कुछ वजह से उसका बच्चा पैदा नहीं हो रहा है, तो अपने देवर से या किसी से भी वो बच्चा पैदा कर सकती है। तो ये कंसेप्ट देखिए आज के एडवांस, अभी ऐसा एडवांस कंसेप्ट ऐसा भी नियोग प्रथा वाला अभी भी एडवांस समाज में एक्सेप्ट नहीं किया गया है। तो ये इस समय देखिए स्त्रियों की ऐसी दशा है। फिर अविवाहित जो स्त्रियां जीवन भर विवाह नहीं करती थी उसे अमाजू कहा जाता था। विदुषी महिला में देख लीजिए
उस समय कौन कौन सी थी, तो ये अपाला थी, गोसा थी, लोकमुद्रा थी, और भी स्त्रियां बहुत विद्वान हुआ करते थे। ठीक है, तो अपाला, गोसा और लोकमुद्रा, ये स्त्रियों की दशा, इतना स्त्रियों की दशा आप लोग को जब भी आएगा वैदिक कालीन समाज में, तो ये वैदिक कालीन समाज में आप लोग को बता देना है। तो परिवार देख लिए, वर्ण व्यवस्था देख लिए, स्त्रियों की दशा देख लिए। अब देखिए खान पान। खान पान में क्या था, तो खान पान में दो प्रकार के खान पान होते थे। एक था शाकाहारी। शाकाहारी में था कि दूध और यव, यव मतलब होता है जौ, दूध और जौ को मिला कर ये लोग खाते थे। कर्म एक बनाते थे दही और जौ से मिला के। और सोमरस इन लोग का बहुत प्रसिद्ध एक तरह पवित्र पेय पदार्थ था, जो मुजवंत पर्वत से मिलता था और एक नदी घाटी से इसी की मिलती थी। तो वहाँ से लाते थे मुजवंत, तो यानी कि पश्चिमी हिमालय से यहाँ से लाते थे और इसी समरस को पीते थे। ये इन लोगों का बहुत ही पवित्र ड्रिंक माना गया है। ठीक है, सुरा, सुरा का मतलब कि शराब से निकाला गया है। ये सामान्य स्थिति में ये लोग भी शराब पीते थे। फिर मांसाहारी में क्या था, तो ये लोग जो छोटे जानवर हैं, गाय, भैंस, बैल, इनका मांस खाते थे ये लोग। फिर एक जगह ये क्वेश्चन पूछा गया है पेपर में, अघन्या, अघन्या का मतलब क्या है, तो वध करने योग्य। अभी ऋग वैदिक काल में इसको वध करने, गाय को वध करने योग्य यानी कि अघन्या माना गया है। इस समय क्या है कि जो आपके मेहमान आते थे, तो उन्हें गाय का या बैल का मांस एक तरह से सम्मान के तौर पर परोसा जाता था। उसी को अघन्या शब्द से डिनोट किया गया है। चलिए, आपको खान पान में समझ में आ गया होगा। ये अघन्या, ये गाय वाला ना कंसेप्ट फिर उत्तर वैदिक काल में चल के एक तरह से अघन्या माना जाएगा, मतलब कि यहाँ पर हत्या करने के लिए है, लेकिन उस समय माना जाए कि हत्या गाय करने के लिए नहीं है। ठीक है, तो खान पान में समझ में आ गया आप लोगों को। अब आ जाइए रहन सहन में। रहन सहन में मतलब कि क्या पहनते थे ये लोग, कैसे रहते थे। तो सबसे पहले रहन सहन में देख लीजिए वस्त्र को, जो कमर के नीचे पहनते थे, कमर के नीचे, उसे बोलते थे निवी। फिर वासस जो कमर के ऊपर पहनते थे, ये जैसे शर्ट वगैरह हो गया, तो इसे वासस बोलते थे। अधोवास क्या था, तो जैसे गमछा रख लेते हैं ना ऊपर में, तो इसी को बोलते थे अधोवास। फिर ऊपरी क्या था, तो ऊपरी पगड़ी था, ये ऊपर में पगड़ी बांध लेते हैं, तो उसको ऊपरी बोलते थे। ये वर्ड को ध्यान रखिएगा, वर्ड पूछ सकता है। नेवी हो गया कि कमर से नीचे पहनते थे, वासस हो गया कि कमर से ऊपर पहनते थे, अधोवास हो गया गमछा और रुमाल हो गया, तौलिया हो गया, ये सब अधोवास में आ जाएगा। ऊपरी में आपका पगड़ी आ गया। गले का जो हार होता था, हार, उसे रुक्कम बोलते थे उस समय के लोग। किस समय के लोग, तो ये ऋग वैदिक के लोग। फिर निष्क, निष्क एक वर्ड आएगा। निष्क का मतलब होता है सोने का ढेर, यह भी एक आभूषण से आएगा। ठीक है, अंतिम पॉइंट में देख लीजिए मनोरंजन में। मनोरंजन में क्या है कि मनोरंजन में ये लोग क्या करते थे, तो मनोरंजन में ये लोग रथ दौड़ में इन लोगों को मज़ा आता था। रथ दौड़ करते थे, घोड़ा दौड़ करते थे कंपटीशन के तौर पर कि मेरा घोड़ा, जिसका आगे घोड़ा जाएगा वो जीत जाएगा। फिर शिकार करते थे जंगली पशुओं का, जुआ खेलते थे। फिर नृत्य करते थे, नृत्य को मतलब डांस करते थे और नाटक वगैरह करते थे। तो ये मोटा मोटी हमने सामाजिक ऋग वैदिक समाज को देख लिया। इसी के कंपैरिजन में तुरंत हम लोग पढ़ेंगे उत्तर वैदिक काल के समाज को। ठीक है।